अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। चई सघिजे थो त मुल्क हिन वक़्तु बदतरीन सियासी ऐं मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। न हुकूमत मुआशी सूरत हाल खे कंट्रोल करे सघी आहे ऐं न वरी सियासी इश्तिहाल अंगेज़ी ते को ज़ाब्तो अची सघियो आहे। इन हवाले सां PTI ऐं हुकूमत जे विच में महाज़ आराई जो सिलसिलो जारी आहे। इमरान ख़ान पारां हुकूमत छॾण खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेके बि मामला आहिनि उन्हनि में चई सघिजे थो त हुकूमत खे टफ टाइम ज़रूरु ॾिनो आहे। ॻाल्हि कंदासीं सदर जे जवाबी ख़त में जेको वज़ीर आज़म पारां ख़त लिखियो वियो आहे, जंहिंमें वज़ीर आज़म सदर खे ख़त जो जवाबु ॾींदे वाज़े तौरु चयो आहे त सदर तौरु वज़ीर आज़म खे लिखियल ख़त जेको सदर जो आहे उहो वाज़े तौरु PTI जी आइनी रिलीज़ लॻी रहियो आहे। वज़ीर आज़म पंहिंजे लिखियल ख़त में सदर खे इहो बि चयो त सदर पंहिंजे आइनी उहिदे सां कंहिं बि सूरत में कंहिं बि मामले ते इंसाफ़ न करे सघियो आहे, चाहे उहो वज़ीर आज़म जो ओथ वारो मामिलो हुजे या असेंबली टोड़ण जो सुप्रीम कोर्ट जो मनानामो वारो मामिलो हुजे। हमेशह सदर पंहिंजे उहिदे ते रही PTI खे सपोर्ट कई आहे ऐं इमरान ख़ान जो हर हुकुम मञियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पंजाब में चूंडुनि जे हवाले सां अॼु सुप्रीम कोर्ट में जेका हेयरिंग थी आहे, जेका सुभाणे 11:30 बजे ताईं मुलतवी कई वई आहे। इन हेयरिंग जे हवाले सां अदालत जो चवणु आहे त ॾिसणो इहो आहे त छा इलेक्शन कमीशन चूंडुनि जे हवाले सां सदर जी ॾिनल तारीख़ खे तब्दील करे सघे थो। फवाद चौधरी जो इन हवाले सां चवणु हो त हू पाकिस्तान जे आइन खे बचाइण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट में आया आहिनि। फवाद चौधरी जो चवणु हो त थियणु ईअं घुरिजे हा त सुप्रीम कोर्ट सिधे तरीक़े सां शहबाज शरीफ़ खे घुराए हा ऐं उनखां पुछे हा त हू चूंडूं कराइणु चाहे थो या नथो चाहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सबीन। सिद्दीकुल फारूक साहब, जिस तरह की महाज आराई की सूरत हाल है, हुकूमत किसी एक महाज पर भी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, न मुआशी न सियासी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा पाकिस्तान को इस वक्त माशी और सियासी महाज पर चैलेंज दरपेश है, लेकिन ये जो माशी सूरत हाल बनाई गई ये कोई 2-4 दिन में नहीं। इमरान खान को इसके लिए 2013 के इंतखाबात के बाद से ही लॉन्च कर दिया गया था। 14 का धरना इसका हिस्सा, 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया और आउट ऑफ द वे जाके फैसला दिया, वो इसका हिस्सा। 2018 के इलेक्शनों में धांधली और इमरान खान को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाना और फिर उसके बाद उनका 4.25 साल में CPAC बंद करना, नैब को सरमायाकारों, ताजिरों, कारखानादारों के पीछे लगाकर मुल्की सरमाए को बाहर भगाना, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना, ये सब इसका हिस्सा है। तो जिस चीज़ को 10-12 साल में उलझाया गया उसको इतनी जल्दी ठीक करना मुमकिन नहीं। दूसरी बात जो सियासी है कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर एक हम आहंगी का तस्वुर हो, पॉलिटिकल से अंग्रेजी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेकाम कहते हैं। ज़ाहिर है अगर पार्टियां, सारी पार्टियां मुल्की मफादात पर इकट्ठी हों, वो रियासत के वजूद और उसकी बका में दिल की गहराइयों से यकीन रखें और उस पर अमल भी करें, तो फिर तो इस तरह का सियासी बहरान नहीं पैदा होता। लेकिन इमरान खान तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बात करता है, फौज की तबाही की बात करता है और उधर फौज को दावत देता है कि जी आप आगे बढ़ें, यानी बैक वक्त आइन के खिलाफ खुद भी और आइन के खिलाफ फौज को भी उकसाता है, दावत देता है कि आप आइन को छोड़ें और आगे आए मैदान में और काम करें जो काम वो कह रहा। तो इसलिए इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ जिस तरह से मौजूदा हुकूमत चलने की कोशिश कर रही है, इससे ज़्यादा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि IMF भी गेम खेल रहा है और इन सब की मिल के नज़र जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर है कि इनसे जिस तरह से जनूबी अफ्रीका से एटमी
ہتھیار وغیرہ لے لیے گئے، اسی طرح سے پاکستان سے بھی لے لیے جائیں. یہ تو جس دن سے ہم نیوکلیئر اسٹیٹ بنے ہیں اس دن سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پیچھے ہمارے دشمن اور دوست نما دشمن پڑے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے جو کچھ یہاں کیا ہے وہ ان کے اس ڈیزائن میں، اس پروگرام میں مدد کرتا ہے. ٹھیک، حکومت کے پاس معاشی صورتحال کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے اب کوئی؟ دیکھیں میں اب سرچ کروں اس کے لیے پلان کیا ہے کہ یہ سیدھی بات ہوتی ہے کہ گھر میں چیزیں نہیں ہیں کھانے کے لیے، آٹا نہیں ہے، وہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ جائیں نکلیں محنت مزدوری کریں، کچھ کریں اور آمدنی بڑھائیں اور یہ خرید کے لائیں. تو ملک کا بھی وہی حال ہے کہ آپ ملک کی آمدنی بڑھائیں. تو ملک کی آمدنی بڑھانے کے لیے جو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو آگے رکاوٹیں جو ہیں وہ ہے. عمران خان نے بربادی بہت کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر سی پیک کو عمران خان آتے ہی بند نہ کرتے، سی پیک مکمل ہو جائے تو تقریباً $15 بلین سالانہ تو پہلے یہ آئیں گے. اس کے بعد اس پورے سی پیک کا جو پوری یعنی یہ سڑک اتنی لمبی چوڑی بنے گی، اس پہ اقتصادی سرگرمیاں شروع ہوں گی، اس پہ مکانات بنیں گے، مارکیٹس بنے گی، کارخانے لگیں گے، ان سے الگ پیسے آئیں گے. تو 5 سال کے لیے، اور پتہ نہیں ابھی سال بھر اور بھی یہ چلتا ہے نہیں چلتا. یہ تو پاکستان کے اگر حساب کریں تو عمران خان نے کوئی کچھ بھی نہیں تو 60 70 نہیں $100 ارب کا نقصان پہنچایا. تو اس لیے ایک آدمی نے اور اس کے ساتھ جن جن لوگوں نے مل کے پوری منصوبہ بندی سے یہ نقصان پہنچایا، اور ادھر IMF بھی کوئی ایسے کام کر رہا ہے. یعنی آپ کی شرائط پوری ہو گئی ہیں، اب آپ نے جو ریلیز کرنا ہے وہ کریں، لیکن وہ ہر شرط کی تکمیل کے بعد ایک اور شرط لے آتا. تو مقابلہ انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. تو موجودہ حکومت اپنی مدد خود کر رہی ہے. غریبوں کے لیے انہوں نے سبسیڈائز پروگرام دیے ہیں، سستے، اگرچہ کچھ اس میں مسائل بھی ہیں، لیکن سستا آٹا، سستا پیٹرول، اس طرح کی چیزیں کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے تاکہ غریب طبقے کی جس حد تک ہو سکے مدد کی جا سکے. ٹھیک، صدیق الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر نے جو خط لکھا اس کے جوابی خط میں جو وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں، وزیر اعظم یا ویسے ہی صدر کے جو آئینی عہدہ ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو غیر آئینی اقدام بہت زیادہ تھے. اگر ہم نے ماضی میں عمران اسماعیل گورنر کی بات کی جائے جن کا تعلق بھی PTI سے تھا سندھ میں، تو ان کی بھی یہی جو ہے گورنر ہاؤس میں سیاسی سرگرمیاں رہی تھی. گورنر کا جو کردار ہوتا ہے انہوں نے اس سے بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کیا. سیم یہی چیزیں ہمیں صدر کے عہدے میں بھی نظر آ رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب تو وزیر اعظم نے بڑا کھل کے ان کو جو ہے وہ چیزیں باور کرا دی ہیں. دیکھیے جی، سب سے پہلے ان کا لیڈر جو ہے عمران خان، وہ مالی طور پر بھی کرپٹ ہے، وہ اخلاقی طور پر بھی کرپٹ ہے، وہ انٹلیکچولی بھی کرپٹ ہے. وہ پاکستان اپنے مفاد کے سامنے پاکستان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. پاکستان تباہ ہو تو ہو، اس کی بات پوری ہونی چاہیے. وہ آئین کو 2 کوڑی کی اہمیت نہیں دیتا. میں نے ابھی عرض کیا نا، نیوٹرل نہ رہے فوج، آگے بڑھے، میری مدد کرے. اس نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا فوج کا آئینی کام ہے؟ تو کھلا آئین کی خلاف ورزی، آئین شکنی کی دعوت دیتا ہے. تو اسی طرح سے ان کے جو اس میں ورکر، اور چاہے وہ اپنا صدر مملکت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہوں، چاہے وہ گورنر ہاؤس میں آپ نے بتایا، یہ ان سب لوگوں کے نزدیک ان کی پارٹی، ان کے مفادات، وہی سب کچھ ہے. تو صدر مملکت کا کیا کام ہے؟ آپ کو عمران خان نے اسمبلی توڑنے کا غیر آئینی مشورہ دیا، آپ نے 2 منٹ نہیں لگائے، اور پھر سپریم کورٹ نے کیا بھی دیا کہ یہ غیر آئینی کام. آپ نے 9 اپریل کی ڈیٹ دی انتخابات کی، بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو آئینی طور پر میں نے غلط کیا، PK میں تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا، تو آپ آئین کے خلاف گئے. ابھی جو بات کہہ رہے ہیں یہ کام چیف الیکشن کمشنر کا اور الیکشن کمیشن کا ہے. آپ وزیر اعظم سے حلف نہیں لیتے. وہاں ایک
मतलब है थड़े का जो वर्कर होता है पीटीआई का, उसकी सतह तक आ जाते हैं हम। आपका ना अखलाक सामने आता है, ना आपके आइन से मोहब्बत सामने आती है, ना कौम के बतौर सदर आप कौम के इत्तेफाक व इत्तेहाद की अलामत है। आप मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। ये सुप्रीम कमांडर का किरदार होता है, ये कौमी इत्तेफाक राय की अलामत का जो है ये किरदार होता है। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने जवाबी ख़त में उन्हें आईना दिखाया और मेरा ख्याल है ये ज़रूरी था। सिद्दीकुल फारूक साहब, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखनासी पर इन वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूं था वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक्त पीटीआई से ताल्लुक़ रखंदड़ आफ्ताब साहब पिण असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आफ्ताब साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब ये कहिएगा कि आज पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई के फवाद चौधरी का कहना है कि हम पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उनका कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट आज ही वजीर आजम को बुलाती और उनसे पूछती कि आप इंतखाबात कराने के हक में हैं भी या नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पहले तो आप सबको रमजान मुबारक। अच्छा देखिए, बात ये सबीन के इस पर एक फैसला दिया था कि जी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और उसके बाद एक डेट अनाउंस हुई और उसके बाद अचानक इन्होंने कह दिया कि जी कि हम तो पहले इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की, उसके बाद कहते नहीं जी हम तो करा ही नहीं सकते, अगर इलेक्शन करवाएंगे तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि हर इदारा अगर यही बात करे कि जी अगर ये काम करेंगे तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, ये काम करेंगे तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अभी कहीं एक पता नहीं मुझे कि जी वो सही है या गलत है, मतलब वो फेक है क्या है। ये किसी ने मुझे एक डाला है मैसेज कि जी ये आया कहीं से कि अगर आपस में बैठकर डेट अनाउंस करो वरना इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अब मुझे बताएं कि जब इस किस्म की अफवाहें भी शुरू हो जाएं तो वो बाद में जाके उसके अंदर कोई हकीकत निकल आती है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप बैठें और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले के मुताबिक इलेक्शन करवा दें, तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहेंगे? उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करने में क्या हर्ज है? जी पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही ये लिखा हुआ है कि 90 दिन से अगर ये जो हमने मुद्दत दी है, इलेक्शन कमीशन अगर ज़रूरी हो नागुज़ीर हो तो कुछ दिन बढ़ा भी सकता है। इसलिए ये फैसले में मौजूद है और ये जो तारीख मुकर्रर हुई है ये भी 90 दिन के बाहर है। ये तो टेक्निकल बात मैंने की है। हक़ाइक़ क्या है? आइन के मुताबिक ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और उसके अलावा किसी और की नहीं। इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा हाई कोर्ट के बराबर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मकाम और मर्तबा स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ये बातें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए वो जब जो इख्तियार आइन उनको देता है आपने इलेक्शन कराने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा है कि फ्री, फेयर और इंडिपेंडेंट, और उससे पहले ये चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर फ्री, फेयर, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने में कोई किसी किस्म का कलाम हुआ तो हम मुदाखलत करेंगे। तो इसलिए ये मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने पीटीआई वाले जब चाहें वो कहें कि ऐसा होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आपने अभी सुनाया है कि पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी और तर्जुमान वगैरह वगैरह वो कहते हैं कि हम आइन को बचाने के लिए आए। आप आइन को बचाने के लिए आए और आपका लीडर जो है वो फौज मुसल्लह अफवाज को कहता है कि जनाब आगे बढ़ें और इलेक्शन करवाएं, आगे बढ़ें और फैसले करें।
सूरत-ए-हाल ये है तो आपके पास क्या हल रह जाएगा? तो क्या ये मुसल्लह अफवाज का आईनी किरदार है जिसकी तरफ वो दावत दे रहे हैं? इसका ये मतलब है कि इमरान खान मुसल्लह अफवाज को आइन शिकनी, आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं। तो किस आइन को बचाने के लिए आप आए हैं भाई? किस आइन की बात आप कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब? या आपका लीडर ठीक कहता है या आप ठीक कहते हैं? मुझे बताइए कि फवाद चौधरी ठीक कह रहा है या इमरान खान ठीक कह रहा है। अगर इमरान खान ठीक कह रहा है तो फवाद चौधरी गलत कर रहा है, कह रहा है। अगर फवाद चौधरी ठीक कहता है तो इमरान खान गलत कह रहा है। आपकी पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं है, सबके ज़हन कंफ्यूज्ड हैं, हर कोई अपने मफाद के पीछे भाग रहा है, आइन की किसी को कोई परवाह नहीं। ठीक, आफ्ताब साहब गुफ्तगू आपने सुनी। सिद्दीकुल फारूक साहब का कहना है कि आइन शिकनी कर रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं या आइन को बचा रहे हैं। जितने भी इक़दामात इस वक्त पीटीआई ने या इमरान खान ने उठाए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं, वो आइन के मुनाफी हैं, आइन को बचाने के लिए नहीं हैं। फारूक साहब से पूछिएगा जो राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि दोनों में से अब एक रहेगा, समझे ना, या इमरान खान रहेगा या फिर पीडीएम रहेगी। आप मुझे बताएं कि जब वजीर दाखिला इस तरह के बयानात देगा तो फिर क्या समझा जाए? इसका मतलब ये है कि हमारे खदशात बिल्कुल सही हैं कि ये जो है, जो खान साहब भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये सूरत हाल तो जो अभी इन्होंने कहा कि जी चंद दिन और चंद महीनों में बड़ा फर्क होता है, समझे ना। चंद दिन कह दें तो चंद दिन, कभी 2-4 दिन, 1-2 दिन इंतजामी तौर पे आगे पीछे कर लिया जाए तो वो एक अलग बात है। और उसको ले जाके 6 महीने आगे ले जाना, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो कभी कभी प्री मेच्योर बेबी भी पैदा हो जाती है, समझे ना। तो वो फिर उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल अलग हो जाएगी। पता चलेगा अक्टूबर के बजाय कहेंगे कि नहीं जी अब तो हालात बिल्कुल सही नहीं है, या इमरान खान रहेगा या हुकूमत रहेगी, लिहाजा इससे बेहतर है कि इसको अगले साल अप्रैल उसमें ले जाए, अक्टूबर के अंदर। ये कोई मजाक बनाया हुआ है? बनाना रिपब्लिक है क्या है? हाई कोर्ट की कोई, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। सब इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन हुए, अदम एतमाद की तहरीक आई, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुला, जबकि कानून ये कहता है कि रूलिंग नहीं दी जा सकती इससे के अगेंस्ट कोई इदारे को, कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट की पार्लियामेंट की रूलिंग है स्पीकर की, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो है फौरन इस मिनट के अंदर इलेक्शन करवाएं। हमने उसको माना। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो ये क्यों नहीं मान रहे? तो ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मजाक बना दिया इस मुल्क को। इस वक्त जो मुल्क जिस हालात के अंदर है, फ्री आटा, वो भी वो आटा जिसके अंदर आधा भूसा है, उसके लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है, कोई महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, समझे ना, कोई चीज नहीं है कि आप उसके ऊपर जो है ये सारा कुछ करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इससे ज्यादा लाकानूनियत हो, आगे चल के और मुश्किल हालात हो जाए, तो बेहतर यह है कि आवाम के पास जाएं, आवाम से रुजू करें, आवाम जो फैसला करे उसे मान लें। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जी प्लीज जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग और फैसला जो है उसका हवाला दिया है वो सूरी का। तो स्पीकर के वो रूलिंग जो हाउस का बिजनेस चलाने के लिए होता है वो चैलेंज नहीं होता। लेकिन अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आइन की तशरीह करना शुरू कर दे और अपनी मर्जी की तशरीह करके उस पर रूलिंग दे दे, तो ये तो उसका इख्तियार नहीं है। आइन की तशरीह तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है। ये आइन में ही लिखा है कि अगर आइन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पेश आएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो डिप्टी स्पीकर नहीं करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग को, जो आइन की तशरीह की उसने, उसको गलत करार दिया। तो ये बात जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं स्क्रीन पर ये बात करने के लिए इस तरह ना करें। और स्क्रीन पर भी आप बात, सिद्दीकुल फारूक अगर गलत बात करेगा तो लोग कहेंगे ये जाहिल है, इसे समझ नहीं आ रही, इतनी मोटी बात नहीं समझ आती। तो जहांगीर साहब जो है
وہ بھی جب اپنا آفتاب صاحب یہ بات کریں گے تو پھر ان پر انگلیاں اٹھیں گی. اس طرح سے بات نہ کیا کریں, میرا آپ کو مشورہ ہے. آپ بزرگ آدمی ہیں. دوسری بات, اب ٹیکنیکل نہیں ہے, فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے. مردم شماری جاری ہے, مردم شماری ہو جائے گی تو حلقہ بندیاں ہوں. اس کے ساتھ مسلح افواج کی فراہمی ضروری ہے, اس کے ساتھ پولیس کی فراہمی ضروری ہے. پولیس پر تو آپ پیٹرول بم مارتے ہیں, پولیس کو تو آپ ڈنڈے لے کے آتے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کس کس ملک کے جو ہے وہ ماسک اٹھا کے لے کے آئے ہوئے ہیں. پولیس پر آپ نے اپنے پاس آنسو گیس کے گولے خدا جانے کہاں سے سمگل کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ پولیس پر آپ آنسو گیس کے گولے پھینک رہے ہیں. اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے. یہ باتیں آپ کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ساتھ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کون سی جمہوری پارٹی ہے اس پوری دنیا میں جو پولیس فورس پر جو نہتی ہو, جس کے پاس آرمز اینڈ ایمونیشن نہ ہو, اس پر آپ پیٹرول بم پھینکیں, ان کی گاڑیوں کو آگ لگائیں, ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکیں, انہیں ڈنڈے ماریں. یہ آپ کی اور آپ سوالوں کے جواب دینے کی بجائے دائیں اور بائیں. رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے, رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے اس پہ ہماری پارٹی سے ابھی ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ عمران خان ایک بات کہے کہ آؤ مسلح افواج والوں ٹیک اوور کرو, آؤ میری مدد کرو, اور جو ہے اپنا آپ کا فواد چودھری کہے کہ نہیں ہم تو آئین کے مطابق چلیں گے. بھائی اگر رانا ثناء اللہ, میں یہ کہوں گا, مجھ صدیق میں الفاروق یہ صاحب معاف کیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو اب ایز اے پارٹی کس طرح سے دیکھا جائے؟ ان کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی کی ترجمانی ہے, کیا کہا جائے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب باتیں کرتے کرتے وہ جذبات میں آ گئے. یہ بات بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کو جذبات کے رو میں بہہ کر نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ حکمران ہیں, حکومت میں ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ یا وہ یا ہم, یہ بات سیاسی پلیٹ فارم سے کہیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے کر سکتے تھے. بطور وزیر داخلہ انہیں بات یہ, جذبات کتنے بھی ہوں انہیں ٹھنڈا رہ کے بات کرنی چاہیے. جی آفتاب صاحب, بہرحال صدیق الفاروق نے کہہ دیا کہ جو رانا صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. سبین سنیں پہلی جی. بات تو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ فاروق صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ لگ گیا ان کو نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو روزہ لگ رہا ہے, تو اس طرح ان کو روزہ لگ گیا ہے. انہیں ابھی مذاق کے اوپر میں ہنس رہا ہوں ان کے اوپر کہ جی شاید یہ سیاسی نہیں ہے, کہ وہ وزیر داخلہ کا بیان ہے, کہہ رہے جذبات میں دے دیا انہوں نے, ماشاءاللہ ہے. اور یہی بیان اگر ہم تو حکومت میں بھی نہیں ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں اس قسم کا کوئی ہمارا آدمی بیان دے دے تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمیں. پہلی بات تو یہ کہ وزیر داخلہ کو اس بات کے اوپر فوراً حکومت سے نکال دینا چاہیے. اگر مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ وہ پرامن جماعت ہے, جمہوریت پہ یقین کرتی ہے, تو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وزراء وزیر اعظم وغیرہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ انہوں نے قوم کو جو ہے لڑائی کی طرف لے کے گئے, خانہ جنگی کی طرف لے کے گئے, اور اوپنلی ایک وزیر خارجہ جو ہے, وزیر داخلہ جو ہے وہ تھریٹ دے رہا ہے اپوزیشن کا, پاکستان کا سیاسی سب سے بڑا لیڈر کو, کہ جی تم رہو گے یا ہم رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ یہ تاریخوں کے بہانے خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں. تو ہم تو یہ کہیں گے اس بیان کے بعد سپریم کورٹ میں تو اپنی پارٹی کو کہوں گا کہ ایک پٹیشن فائل کریں کہ جی خان صاحب کو استثنا دی جائے ہائی کورٹ میں حاضری سے. ان کے وکلا جو ہے ان کے بیاف میں وہ لڑیں گے مقدمہ, اور جو فیصلہ ہوگا اس کو مان لیں گے خان صاحب. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو, یہ ملک آپس میں لڑے تاکہ ہم انجوائے کریں, سمجھے نا. یہ تو ان کا سوچنے کا انداز ہے, یہ کتنا سطحی قسم کا انداز ہے سوچنے کا, کہ ملک کو پریشانیوں میں پہلے سے ہی ہے, جہاں پر آٹے کی لائن کے اوپر لوگ جانے دے رہے ہوں, اور وہ بھی آٹا وہ کہ جس کے اندر بھوسا ملا ہوا ہے آدھا, سمجھے نا. اور اس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا جا کے وہ لوگوں کو آٹے کی تھیلیاں دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ہے. جو حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے لیے چیزیں فراہم کرنا, وہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ آٹا دے رہا ہے, آٹا.
समझे ना, और कह रहा है कि कोई बात नहीं, 2-4 जाने चली भी जाए तो क्या हो गया, कम से कम कुछ लोगों को आटा तो मिल जाएगा। जब ये सोचने का अंदाज हो जिस शख्स का, वो वजीर आजम बनने के काबिल है, समझे ना। एक वजीर आजम कहता है कि असल वजीर आजम तो मैं हूँ, ये तो सिर्फ मेरा डुप्लीकेट है, असल में तो वो बैठा हुआ इंग्लैंड के अंदर है, और वो उसका काम ये है कि भाई अब तो 11-12 महीने हो गए, अब किस बात का खौफ है, क्यों नहीं आते पाकिस्तान। पाकिस्तान आए, जिस तरह सारे केसेस आपने माफ करवाए, आप भी अपने केस माफ करवा लें, समझे ना। तो ये तो बड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। इनको चाहिए कि इसका निकलने का एक ही हल है, वो है इलेक्शन, फेयर इलेक्शन करवा लें, समझे ना। और उसके बाद जो है जिसको हम वोट दे, हक दे हुकूमत करने का, उसको हुकूमत करने। आफ्ताब साहब, अब ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। इलेक्शन के हवाले से जिस तरह की सूरत हाल है, अगर हुकूमत नहीं चाहती कराना, जिस तरह आप लोगों के एलिगेशंस हैं, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही के इख्तियार में है। सबीन सदीकुल फारूक साहब तो मान ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जी सदीकुल फारूक साहब। जी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता हूँ। अलबत्ता अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आइन रीराइट किया हो, वो भी नाफिज हो जाता है, हम अखलाकी तौर पर उसे नहीं मानेंगे। इस मुल्क में अदालतों ने जस्टिस मुनीर से लेके आगे तक, इस साकिब निसार तक, खोसा तक जो कुछ किया है वो सबके सामने है। इसलिए जहाँ नाम ले लो, और भी बहुत सारे जिनकी वीडियो चेयरमैन के वो जो वो चेयर है, क्या है वो, ये आज के नौजवान लीडर एक नई उभरी है, उसको कहती है मेरे पास तो जो की वीडियो है मेरे दिल के अंदर है। इनको रोकेंगे। जी अच्छा, जी 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 कंटिन्यू करें सदीकुल फारूक साहब प्लीज। लंगर खाने, ये सैलानी के लंगर खानों पे कौन जाता था जी? क्या ये लंगर कायम करना जो है, आपको पता नहीं, वहाँ पे सैलानी का लंगर खाना नहीं है। यहाँ पर गरीब लोगों के लिए सैलानी जितना बड़ा काम कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको भी सैलानी से मदद लेनी चाहिए, एक थैला भी नहीं फटेगा, एक आदमी भी नहीं मरेगा, घर तक पहुंचा के आएंगे। जरा सुन लें सदीकुल फारूक साहब, फिर मैं आपका मौक़िफ़ ले लूंगी। जी सदीकुल फारूक साहब। सैलानी के लंगर खानों पर अपनी मोहर जाके लगाता रहा ना इमरान खान। दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि जी मुझे जलसे से पहले मुझे कल या परसों कत्ल कर दिया जाएगा, लो जनाब डेफिनेट डेट इमरान खान ने दे दी, और इसमें जनाब इस्लामाबाद का आईजी और पंजाब का आईजी शामिल होंगे। फिर कत्ल तो कोई नहीं हुआ यार, वो तो आप जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, और आपको फिर पता चल जाएगा। यानी इस किस्म की बातें आप लोग करते हैं। आप भी कहते हैं खान को मारना चाहते हैं। खान ने तो अपनी सियासत यहाँ से शुरू किया कि मुझे मारना चाहते हैं। खान ने तो अपनी सियासत माल जो है गबन करके, शौकत खानम का जो 2 अरब रुपए है, वजीर दाखिला से पूछ लो ये बयान क्यों दिया। सुन ले 95 में अपना लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हिसाब दो 2 अरब रुपए का। 28 साल हो गए हैं, तुम्हारे लीडर ने आज तक वो हिसाब नहीं दिया। वो बेईमानी है। ईमानदार अगर होता है, उस बेचारे को मार दिया बेगुनाह, समझे ना। डॉक्टर रिजवान को मार दिया बेगुनाह, कौन सा हिसाब दिया। 14 साल के अंदर उसके बच्चे तो कमाने लग गए, और आप कह रहे हो मेरे बच्चे अभी कमाने वाले भी नहीं बने, उनके पास तो रोजगार भी नहीं है, समझे ना। मेरा बच्चा अभी 18 साल का हो गया, कॉलेज से ही नहीं निकला। इनके बच्चे 12-12 साल में, 13-13 साल में अरबों रुपए कमाने वाले हो गए। फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं, वो भी मुल्क से बाहर। ओ भाई अपने मुल्क में लगाओ ना। चंदा चोर जो है इमरान खान, चंदा चोर और ज़कात खोर से हिसाब मांगा है हाई कोर्ट ने 28 साल में। सदीकुल फारूक साहब, रमजान के अंदर झूठ बोलते हो, खुदा के पास जाओगे किस मुंह से जाओगे। वैसे भी लगता है नून लीग वालों ने कसम खाई है रोजा ना रखने की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल अदम बर्दाश्त यही आ, तब गाल किथां का किथे निकरी वने थी। अजो के प्रोग्राम में एतिरो ही। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।